जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बीएससी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मैकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसके कुछ ऑपरेटर्स मैंने डायग्राम्स वगैरह पहले ही बना चुके हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम पे से। क्लियर। इसमें इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, हाइपोथेसिस ऑफ ईथर। ऐसा माना गया साइंटिस्ट्स के द्वारा कि जो ईथर है ना, वो मीडियम है किसके लिए? एयर के ट्रैवल के लिए। एयर के ट्रैवल के लिए मीडियम कौन कर रहा है? मीडियम का जो काम कर रहा है एयर के ट्रैवल के लिए, भाई देखो जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर तो देखो मीडियम है, लेकिन यूनिवर्स से जो लाइट आ रही है सन से, ये बिना मीडियम के आती है। हम मानते हैं भाई वैक्यूम होता है ऊपर, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि वैक्यूम तो होता है, लेकिन वहां पर एक मीडियम प्रेजेंट होता है, दैट इज ईथर। एक मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यही इसका ड्रॉबैक भी है कि साइंटिस्ट बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी मान के ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ पे एक मीडियम होगा जिसका नाम ईथर है। इसी को ईथर हाइपोथेसिस बोलते हैं, कि वहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है कि वहाँ पर एक ईथर नाम का मीडियम पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं सी किसके इक्वल होता है? अंडर द रूट म्यू बाय एप्साइल। अगर हम इसमें पूरी वैल्यूज पुट करें तो अपने को एक अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मिलती है, दैट इज 10⁸ लेकिन इसी को हम लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कुछ आपको हाइपोथेसिस ऑफ ईथर के अंदर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मीडियम मान लिया गया था कि ईथर एक मीडियम है पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मैकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट है, ये किया क्यों जाता है? ये डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि मीडियम है कोई, कि मीडियम ऑफ ईथर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम को डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोला जाता है मैकल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट। क्लियर। तो इसका एक कुछ इस प्रकार का सेपरेटस है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस आप जानते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो वो पैरेलल बीम रिलीज करेगा। ये पैरेलल बीम जो है ये रिलीज कर रहा है लाइट की, ये पैरेलल बीम इसने रिलीज की। अब जो लाइट की जो पैरेलल बीम गई है, एक इस साइड ये भी जाएंगी, लेकिन हमने इस बीम को मान लिया। ये बीम जो है, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट होती है, ये ली जाती है हाफ सिल्वर कोटेड। ऐसा क्यों सर, हाफ सिल्वर कोटेड क्यों ली जाती है? क्योंकि इनके जरिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों फेनोमेना अच्छे से स्टडी किए जाते हैं। इस वजह से हम हाफ कोटेड लेते हैं। और ये 45 डिग्री के एंगल पे झुकी होती है। अपरेटस के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसका जो आगे भी बताएंगे। ये अपरेटस जब भी लिया गया, ये एज द रेस्ट, जब रेस्ट पे है, जब अपनी अर्थ का रोटेशनल मोशन नहीं है, उस समय हमने इसको कंसीडर किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लाइट आई। अब यहाँ से लाइट दो प्रकार से डाइवर्ट होगी। एक तो लाइट गई ऊपर, इस मिरर में, ऊपर हमने मिरर लगाए हुए हैं। यहाँ से जो मिरर की डिस्टेंस, जितनी यहाँ से डिस्टेंस है उतनी ही यहीं से मिरर की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस ऑफ मिरर जो है सेम ली जाती है। यहाँ से जितनी डिस्टेंस उतनी ही ये डिस्टेंस। एक्चुअल में आपको फिगर में नहीं लग रहा हो, लेकिन रियलिटी में ऐसी ली जाती है। एक लाइट यहाँ गई और वो वापस इसी पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे वापस आएगी। लाइट यहाँ से गई, इस मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से वो वापस आएगी और इसी पॉइंट पे वापस मिल जाएगी, इस जी पॉइंट पे वो वापस आ जाएगी। यहाँ पर एक लाइट तो यहाँ से आ रही है, देखो वापस एक लाइट यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर दो लाइट इंटरेक्ट करेगी। इस वजह से यहाँ पर इंटरफ्रेंस जो है अपने को देखने को मिलती है। और इंटरफ्रेंस के पाथ डिफरेंस से हम पता लगा लेते हैं कि ईथर का मीडियम है भी या नहीं भी है। क्लियर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस का फेनोमेना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो लाइट्स एक साथ आ जाएंगी। इंटरफेरेंस का फेनोमेना कुछ इस प्रकार से स्टडी किया जाता है। एक साइड डार्क आ गई, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर इंटरफेरेंस इसके ऊपर हो जाएगी। अगले आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर भी हम इसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ से ये दो मिरर M2 था, ये मिरर M1 था। यहाँ तक आपको अपरेटस के बारे में पता चल गया कि हमने अपरेटस क्या क्या लिया हुआ है। अब एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है कि अर्थ जो थी वो रेस्ट पे थी, ऐसा नहीं है। अर्थ तो रोटेशनल मोशन कर रही है। अर्थ जो है वो ऑलवेज इन अ रोटेशनल मोशन, अर्थ ऑलवेज इन अ रोटेशनल मोशन। तो अर्थ तो जो है रोटेशनल मोशन करेगी, तो रोटेशनल मोशन करेगी तो यहां से जब लाइट गई होगी, तब ये मिरर जहां, जब इस पॉइंट पे लाइट आके यहां गई,
यहाँ लाइट गई, सपोज कीजिए ये डिस्टेंस L है, यहाँ जब लाइट गई है तो उस समय मिरर यहाँ था, लेकिन जब लाइट यहाँ पहुंची तो अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो उस मिरर की पोजीशन भी चेंज हो चुकी होगी। मिरर यहाँ आ चुका होगा, कोटेड प्लेट यहाँ आ चुकी होगी, जो मिरर M2 यहाँ लिया था हमने वो यहाँ आ चुका होगा। इस प्रकार से हमने एपरेटस लिया है। अब एक्चुअल में होगा क्या कि अब ये लाइट जो थी, सॉरी भाई, यहाँ से ये तो लाइट सीधी गई है। अब इस डिस्टेंस को यहाँ से जो मिरर था इसने यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इसको मान लिया VT1। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है मिरर ने VT1, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगी, रोटेशनल ऑफ अर्थ। अब ये क्या है, V क्या है, जो अर्थ की वेलोसिटी है, T1 जो इतना टाइम लिया है इसने। अब इसे यहाँ से यहाँ लाने में ये लाइट यहाँ गई और इस तरीके से यहाँ पे आई है, ये डिस्टेंस मैंने L ले ली भाई। यहाँ पे जब अर्थ जो थी, मिरर जो यहाँ से लाइट गई उस समय मिरर यहाँ था, लेकिन जब लाइट यहाँ पर आई, यहाँ पर पहुंची तो मिरर यहाँ था, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसको CT/2 लिया जाता है। CT/2 क्यों लिया जाता है? क्योंकि जितना टाइम इस लाइट को यहाँ पर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने पे भी लगेगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ वापस इस पॉइंट पे वापस आने में भी लगेगा। इस डिस्टेंस को भी C/2, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगा उतना ही यहाँ भी देखिए, जितने टाइम में जाएगी उतने टाइम में ही वापस आ जाती है। क्लियर? इस चीज़ से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या लेंगे, देखो एक बार तो लाइट ऐसे आ रही थी, देखो यहाँ सपोज कीजिएगा कि ये लाइट आ रही है। अब ये लाइट एक बार तो इस तरीके से सीधी गई है सीधे मिरर के ऊपर, एक बार इस तरीके से मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक बार जिस डायरेक्शन में अर्थ मोशन कर रही है उस डायरेक्शन में, दो तरीके से लाइट गई है। तो यहाँ पर दो तरीके से अपने पास क्या निकलेगा, टाइम पर, क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ जाने में लगा और यहाँ जाने में लगा वो अलग अलग होगा, और यहाँ पर वो अलग अलग पाथ डिफरेंस शो करेगी, तो उसी से आप इसका पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल बात करें GM1 डैश और G डैश, ट्रायंगल GM1 डैश, इस ट्रायंगल की अगर हम चर्चा करें तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या चीज़ है कि GM1 डैश का होल स्क्वायर, भाई किसकी थ्योरम से, क्योंकि यहाँ एंगल कितना बना, सॉरी इस यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर एंगल कितना बना है 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90, यहाँ पे भी 90 है। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे तो GM1 का स्क्वायर, GM1 मतलब ये M1 डैश और प्लस GM1, सॉरी ये है GM1 ये डिस्टेंस है, और GM1 प्लस क्या लेंगे MM2 ये डिस्टेंस, इस हाइपोटेनियस के इक्वल आएगी M1 डैश के स्क्वायर के। इनकी वैल्यूज देखिए दी हुई है अपने पास, ये जो वैल्यू है क्या दी हुई है CT/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं T1 टाइम मान लेता हूँ कि ये T1 टाइम में यहाँ तक पहुँची होगी। सपोज दिस इज टाइम T1, कि यहाँ पर इस तरीके से आप T1 किसे मानेंगे, T1 वो टाइम है जब ये लाइट यहाँ पे गई, इस तरीके से मतलब अर्थ के परपेंडिकुलर गई, लाइट ऑफ अर्थ रोटेशनल इस तरफ हो रहा है अर्थ का, और लाइट इस तरफ गई है। वो T2 टाइम इस समय लेंगे जब अर्थ और रोटेशनल मोशन की जो स्पीड, जिस साइड अर्थ रोटेट कर रही है और जिस साइड लाइट गई है, दोनों की स्पीड दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, उसमें टाइम T2 लगा है, ऐसे आप कंसीडर कर लीजिए। इक्वल टू में GM1 क्या आएगा VT1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, ये तो समझ आ गया होगा कैसे कैसे हमने किया है। यहाँ पर ये डिस्टेंस L थी, ये VT थी, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ पर अगर हम इसको पूरे को सोल्व आउट करें तो C स्क्वायर T1 स्क्वायर इंटू 4 इंटू V स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अगर हम दोनों साइड से T1 को कॉमन निकाल लें, T1 को इस साइड ले आऊँ मैं, वो T1 स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से T1 स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय में 4 इंटू में L स्क्वायर आएगा। अगर मैं L की वैल्यू निकालूँ, L क्या थी, ये डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस की वैल्यू निकालूँ तो वो वैल्यू कितनी आई होगी, अगर आप सपोज करेंगे भाई वो वैल्यू अगर हम देखें कि वैल्यू कितनी आई होगी, तो वो T1 इंटू में V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 4 आई होगी। और यहीं से अगर हम T1 की वैल्यू निकालें, T1 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो L स्क्वायर अंडर V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय में 4, इस तरीके से वैल्यू आपके सामने आई होगी। 4 को क्या कर लो पूरे के अंदर कॉमन निकाल लो, सॉरी भाई गलती हो गई हमसे, ये जो डिस्टेंस थी ना VT, ये कंप्लीट डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो VT1/2 है, मीन्स यहाँ पर जो डिस्टेंस ली गई है ये हाफ आएगी,
यहाँ पर जो स्क्वायर आएगा ये 4 आएगा इसके साथ। ये सारी यहाँ से आप इसको अगर लिखा तो आपने सॉरी भाई, गलती से हमने इसमें एक v2 हाफ लेना ध्यान नहीं रहा मेरे। तो यहाँ अगर हम लिखें तो सी स्क्वायर T1 स्क्वायर इंटू में 4, और इसी में अगर हमने सिर्फ यहाँ पे एक 2 ऐड किया है डिवाइड के अंदर, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो VT1 स्क्वायर बाय में 4 इंटू में L स्क्वायर। क्लियर। अब की बार अगर हम करें तो इसको इस साइड ले आएंगे, T1 स्क्वायर में से कॉमन निकालें तो सी स्क्वायर बाय 4 माइनस वी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू में L स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, हो भी नहीं सकती है। क्लियर है। तो अगर हम लिखें तो T1 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू में L स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दिस सिंपल्स दैट T1 किस तरीके से आएगा, L स्क्वायर 4L स्क्वायर हो गया, ऊपर चला गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। अगर हम दोनों साइड रूट लगा दें तो T1 की वैल्यू क्या आई होगी, 2L अंडर द रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये क्या हुआ, अंडर द रूट आएगी टर्म को। और इसी टर्म को अगर हम कुछ इस तरीके से लिखना चाहें कि ये समेशन आउट कर दे या फिर कैंसिलेशन कर दे इसके अंदर। क्लियर। यहाँ तक ये टाइम पीरियड आ चुका है। T1 की जो वैल्यू आई है, अब पूरे रूट के अंदर से सी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो सी बाहर आएगा। अगर सी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो v बाय सी स्क्वायर। इसी T1 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2c अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकता हूँ मैं। इसी चीज़ को ऊपर ले गया मैं। अब अगर बाय चांस अगर हम सोचें, अगर ये केस आगे फॉलो करें कि वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ये बहुत ही छोटा 1 से बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू क्या है, लेस है, तब क्या हुआ, तब T1 में क्या चेंज आएगा। अगले पेज पे ले लेते हैं इसी चीज़ को कि अगर हमने सपोज किया कि T1 अब तक अपना क्या आ चुका है, अंडर द रूट ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू 1/2 ये आ चुका है। अगर सपोज किया जाए कि वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम आएगी 1 से, तो T1 क्या आएगा, 2L। मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये, जो भी ऊपर वैल्यू होती है उसको इसके सामने ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या आ गया आपके पास, T1 की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि T1 वैल्यू क्या आई है, 2L बाय सी 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये एक्चुअल में अगर देखें ना तो ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसको अगर आप बाइनोमियली एक्सपेंड कर दोगे ना माइनस की पावर से, तो यही रिजल्ट आएगा अगर v बाई सी स्क्वायर, क्योंकि नेगलेक्ट हो जाएंगे बाकी टर्म्स। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में यूज़ कर देते हैं, मैथमेटिकल में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। तो T1 मीन्स जब अर्थ परपेंडिकुलरली, जब अर्थ मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, अर्थ मूव कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी अर्थ, और अपनी लाइट इस तरीके से ऊपर की तरफ गई थी, तो क्या वैल्यू आई थी टाइम की, वो T1 थी, और वो T1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब T2 क्या है, T2 वो टाइम है जब अर्थ आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और लाइट भी इसी डायरेक्शन में गई और रिफ्लेक्ट होके बैक आई। क्लियर। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इंटरफेरेंस अपना नोटेड हुआ। क्यों, क्योंकि अर्थ के रोटेशन के समय यहाँ थी प्लेट, फिर ये यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि अर्थ भी रोटेशनल मोशन कर रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट लगेगा, वो कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर जब जा रही थी लाइट तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है c, लेकिन मीडियम की प्रेजेंस की वजह से वेलोसिटी ऑफ अर्थ यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन जब अर्थ वापस आएगी तो हम क्या लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविटी वेलोसिटी वजह से c प्लस वी आ जाएगी। जब वेलोसिटी बैक आ रही थी, जब वेलोसिटी जा रही थी, तब ऊपर वाली होगी। इस कंसेप्ट को थोड़ा अपने माइंड में जो है सेव करके रखिएगा। और हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम टाइम T2 लें तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस L है और इनटू में स्पीड, और स्पीड यहाँ पर 2 है भाई, L एक बार तो जाने की प्लस एक बार आने की। इन दोनों स्पीड्स को क्या कर दीजिएगा, आप ऐड कर दीजिएगा। इन दोनों स्पीड्स को जब हम सोल्व करेंगे, T2 को जब हम सोल्व करते लाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2LC, यहाँ अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम क्या करें, अब यहीं पे देखें कि 2L
सी से हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, सी पूरे के अंदर से कॉमन निकाल लिया, 1/v², 1 माइनस v²/c²। कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमने c² निकाला, ऊपर सी है तो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अपने पास जो t2 की वैल्यू आ गई, t2 टाइम की वैल्यू आ गई, दैट इज 1 माइनस v²c²। अब सेम फेनोमेना यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का, कि जब ये छोटी हो 1 से, ये पूरी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा लेस हो, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब मेरे को बताओ कि t2 बड़ा है या t1 बड़ा है। यहाँ देखो, यहाँ बाकी टर्म मैच करो, 2l/c 2l/c 1 1 v², एक हाफ है एक 1 है, मतलब एक तो 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, एक 10 को डिवाइड किया 1 से, तो बड़ा कौन आएगा, 10 वाला। मतलब जिसको 1 से डिवाइड किया, मतलब ये, मतलब t1 क्या आएगा, ग्रेटर आएगा t1 t2 से। मीन्स यहाँ पर लाइट को जाने में, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, वो फोटो पता नहीं कहाँ चली गई। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर जाने में लाइट को ज़्यादा टाइम लगा है रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जाने में। क्लियर, ये यहाँ से अपने को पता चल जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को अगर यूज़ किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं t2 में से t1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अपने पास दो वैल्यू आई हुई है, t1 की भी आई हुई है, t2 की भी आई हुई है। तो अगर मैं दोनों में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 2l/c अंडर द रूट 1 + v²/c² माइनस 2l/c 1 + ½ v²/c²। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो t2 माइनस t1 अगर लें तो 2l/c + 2l/c क्यूब v², ये क्यूब है, और 2l/c माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो lv²/c³। ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो t2 माइनस t1 = में आ गया। अब इन दोनों में देखिएगा क्या क्या कॉमन है, lv²/c³ कॉमन है, 2 माइनस 1 1, तो lv²/c³। यहाँ से अपने पास ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, क्योंकि टाइम का डिफरेंस ये अपने पास आ चुका है। यहाँ से हम इसको मान सकते हैं भाई, इतने यहाँ से जितना समय लगा, और यहाँ से मान के चले इस साइड जाने में इसको 5 मिनट लगे, यहाँ से जाने में इसको 2 मिनट लगे, तो दोनों के बीच में पाथ जो टाइम का डिफरेंस वो कितना है, 3 मिनट का। कि इसको जाने में 5 मिनट यहाँ लगे, इसको 3 मिनट लगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 3 का हुआ। उसी को मैंने यहाँ पे नोटेट कर दिया है। अगर आपको किसी चीज़ का इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस, और अपने पास क्या आ गया, t2 माइनस t1 क्या आ गया, टाइम की तरफ बिहेव करेगा। अगर मैं इसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास आ जाएगा, मैंने स्पीड मतलब c, वेलोसिटी ऑफ स्पीड मतलब c से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो अपने पास इस c से c कैंसिल हो जाएगा। ये पास अपने पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। ये अपने पास क्या आ चुकी है, पाथ डिफरेंस चीज़ आ चुकी है, कि इस चीज़ की कुछ टाइप होती है पाथ डिफरेंस। अब अगर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालें, कि एक पॉइंट पे जहाँ पे इंटरफ्रेंस हो रही थी उसका नंबर ऑफ फ्रिंज निकालें, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली, जो भी आपका पाथ डिफरेंस हो, आपको ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है, जो भी पाथ डिफरेंस हो उसको लैम्डा से डिवाइड कर दो। लैम्डा उसकी क्या है, वेवलेंथ है। तो इसमें lv² और c² क्या था, पाथ डिफरेंस, इसको मैंने लैम्डा से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ गई। क्लियर है। अब ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस डबल भी हो सकती है, जब आप इसको दो साइड से डिवाइड करेंगे। ये तो क्या थी v, ये अगर हम 2 ना लिखें, lv²/c² लैम्डा ये यूज़ करें, तो ये पार्ट डिफरेंस कब है, ये नंबर ऑफ वेव्स कब है, जब ये ऑपरेटस अपना सिस्टमेटिक 0 एंगल पे रखा हुआ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 एंगल पे रखा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। अब जब ये ऑपरेटस अपना किस पे लगा हुआ था, कंप्लीट जो भी ऑपरेटस था अपने पास जो भी हमने ऑपरेटस लिया हुआ था, ये अपने पास जो ऑपरेटस था ये 0 डिग्री पे इंक्लाइंड था, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री पे है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं सर। जब इसी ऑपरेटस को हम किस पे रख देंगे, 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, इसी ऑपरेटस को हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो सिमिलर प्रोसेस होगी। अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार ये जो टाइम पीरियड थे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो चीज़ हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये किसकी, अर्थ की रोटेशन में डायरेक्शन में हो जाएगी। तो सिमिलरली नंबर ऑफ फ्रेजेज फॉर when our devices is rotated about 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तब भी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या आएंगी, lv²/c² स्क्वायर लैम्डा, सिमिलरली लिख देना। और तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस रिप्रेजेंटेड बाय n वो क्या आएंगी, lv²/c² व्हेन
किसी एंगल पे 0 एंगल पे इंक्लाइंड था और जब एंगल 90 डिग्री पे इंक्लाइंड था तो दोनों का एडिशन 2v² LV² बाई में c² लैम्डा। क्लियर? ये अपने पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ गई। अब अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दें, जैसे मैं आपको दे दूँ, क्योंकि आप जैसे आप वेलोसिटी v/c का रेशो होता है वो 10⁻⁻⁴ होता है। हम मान लेते हैं, सपोज कर ले अपने पास ये चीज़ गिवन है, किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, और लैम्डा अपने पास क्या दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। तो आप जब इसके अंदर रखेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, क्योंकि देखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा, जब इसमें आपको देखिएगा एल का आपको पता है, क्योंकि एल तो डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, v/c का आपको रेशियो पता है और लैम्डा की वैल्यू पता है, तो आपका नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की जो कैलकुलेशन आती है वो आती है 3.7 0.37, ये आपके पास इसकी कैलकुलेशन आती है। तो ये एक्चुअल में ये जो ऑपरेटस होता है, मैकलॉन मॉडल जो एक्सपेरिमेंट का ऑपरेटस होता है, वो इतने नंबर तक फ्रिंज को, मतलब 0.1 इतनी फ्रिंज को भी वो कैलकुलेट कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी, मतलब अपना क्वेश्चन ठीक था, कंसेप्ट अपना ठीक था। मतलब जो एंटरप्रेन्योर जो कैपेबल है डिटेक्ट करने के लिए, जो कैपेबल है वो फ्रिंज की कब तक कैपेबल है, जब तक वो 0.1 की फ्रिंज को भी वो क्या कैलकुलेट कर सकता है। ये तो 0.37 की थी, तो इसे तो वो कैलकुलेट कर ही सकता था। ये आपको किसके अंदर लिखना है, मैकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ तक लिखना है। अब इस एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक क्या है, तो पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक्चुअल में कोई मीडियम होता नहीं है, और हमने एक मीडियम कंसीडर किया है, दैट इज़ ईथर। हमने ईथर को क्या किया है, एक मीडियम, एज ए मीडियम के रूप में कंसीडर किया है, एक्चुअल में कोई मीडियम होता नहीं है। दूसरा, हमने जो वेलोसिटी ऑफ लाइट ली थी, ऑलवेज हम सी लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपके अंदर एक कन्फ्यूजन आई होगी भाई, हमने यहाँ पर जो हमने सेकंड में ली थी ये v/c और c/c क्यों ली। ये साइंटिस्ट ने ऐसे ही बस जमा जचाने के लिए कर दी, लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ लाइट तो c होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कब c-v हो जाएगी और c+v हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज़ की। आप खुद सोचिए, किसी चीज़ की वेलोसिटी c+v वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है क्या? आप खुद सोचिएगा। हमने इस ऑपरेटर्स की यहाँ पे ली है, ठीक है, हमने पूरी कैलकुलेशन भी कर दी, तो आपने एक चीज़ नहीं सोची भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ कुछ भी अर्थ की वेलोसिटी जो भी होगी, किसी चीज़ की वेलोसिटी क्या किसी भी चीज़ की वेलोसिटी क्या एग्जिस्ट कर सकती है? कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से किसी चीज़ की वस्तु, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनवर्स में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है। तो c+v हमने कैसे कंसीडर कर लिया, एक ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक क्या था कि ईथर इसका मीडियम था। और ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं अब, ताकि मीडियम की अपना क्या कर सकें, डिटेक्शन कर सकें बाय यूजिंग पाथ डिफरेंस। यहाँ तक जो है आपका मैकलसन मॉडल जो एक्सपेरिमेंट होता है कंप्लीट। इसके बाद आइंस्टाइन के कुछ पोस्टुलेट्स आते हैं। आइंस्टाइन की क्विज के बाद जो पूरी थ्योरी चलेगी, यूनिट 4 और 3 का जितना पार्ट बचेगा वो आइंस्टाइन के ऊपर ही चलेगा, E=mc²। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो पोस्टुलेट्स क्या है कि सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप स्टडी करते हैं, सेम जितने भी आपके फिजिक्स के लॉ हैं, पहली बात तो जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं वो सारे के सारे कैपेबल होंगे इस इक्वेशन के ऊपर, सारे के सारे सेम रहेंगे, एनर्जी सेम रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा, और सारी चीज़ें सेम रहेगी। और द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम रेगुलेटलेस। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा जो है सी ही ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन की बात आएगी तो c-v भी एज ए कंसीडर कर ली जाएगी, लेकिन c+v तो इसका एक क्या था, ड्रॉबैक था। क्लियर है? ये आइंस्टाइन ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, 2 पोस्टुलेट आपको पीडीएफ डाउनलोड करना था, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। तो मैकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।